हेलो गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। गाइस जो हमारी एक्सरसाइज 7.4 है ना, पूरी की पूरी कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड है। एंड बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा पेपर में कि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशंस का है, या हमें कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन में परमुटेशंस लगानी है या परमुटेशंस का फॉर्मूला लगाना है। तो टेंशन मतलब पूरा बताऊंगा मैं, हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा कि मुझे कैसे पता लगा इसमें कॉम्बिनेशन लगेगी या मुझे कैसे पता लगा इसमें परमुटेशन लगेगी। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ मैं आपको, बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो गाइस, हमने 7.3 वगैरह में पढ़ा था कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है परमुटेशंस का फॉर्मूला होता है हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अभी तक तो आपको ये अच्छे से पता होगा। एंड हमारा कॉम्बिनेशंस का क्या फॉर्मूला होता है, अब सीख लेते हैं। एनसीआर का, देखो एनपीआर का मतलब क्या होता था, हमें एन एलिमेंट्स दिए होते थे, उसमें से हमें आर को अरेंज करना होता था, क्योंकि परमुटेशंस का मतलब भी होता है अरेंज करना। अब एनसीआर का मतलब क्या होता है, सी का तो मतलब हो गया हमें सिलेक्शन करनी है, ठीक है। परमुटेशन मैंने आपको बताई थी ये चीज। परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन करना, ठीक है। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज में सब कुछ यूज होगा। अब देखो, मुझे एनसीआर का मतलब है कि मुझे जैसे 10 या 20 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से मुझे आर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। एन एलिमेंट्स में से आर सिलेक्ट करने हैं। इधर क्या करना होता था, एन एलिमेंट्स में से मुझे आर अरेंज करने होते थे, ठीक है ना। इसमें एन एलिमेंट्स में से आर मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है, एन पी आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। ये हमारा एनसीआर का फॉर्मूला होता है। जो एनपीआर है ना, ये जो एनपीआर है, एनपीआर ऊपर होता है, उसके बस अपॉन में आर फैक्टोरियल लग जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनपीआर की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दो, क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में ये वाला आर फैक्टोरियल। अब देखो एक चीज होती थी, जैसे हम 2/3 लिखा है, अपॉन में 3 बाय, अपॉन में जैसे लिख लो 5/7, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो हम क्या करते थे, सबसे नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या आता था, 7 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 7 हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 7 अपॉन में ये वाला 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 5, ये हमारा आंसर हो जाता था। ऐसे इसके साथ करो, जैसे देखो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल है, फिर देन अपॉन में आर फैक्टोरियल अपॉन में इसके समझ लो 1 है। कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है किसी के अपॉन में। देन इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 1 वाला एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर तो आ गया हमारा सिर्फ एन फैक्टोरियल, जो कि 1 फैक्टोरियल इंटू में एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल ही होगा। देन ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ऐसे करके, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सही है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया एनसीआर का। इसको याद कर लेना, पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा ये। एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आपको ये नहीं लर्न करना ये वाला फॉर्मूला, तो बस मैंने आपको इतना बता दिया कि एनपीआर अपॉन में आर फैक्टोरियल होता है। एनपीआर का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे अपॉन में आर फैक्टोरियल लगाओ, आंसर आ जाएगा हमारा। हर तरीके से आंसर आ जाता है। ये हो गया हमारा एनसीआर का फॉर्मूला। देन अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक याद कराता हूँ, जो इस एक्सरसाइज में बहुत काम होगा। अब हमने कहा परमुटेशंस पढ़ा था, आपको याद होगा। परमुट परम्यूटेशंस परमुटेशंस का मतलब क्या होता था, सिलेक्शन। अब जैसे हमें कोई 3 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए, मान लो ABC, 3 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, और हमें बोला है कि इन 3 अल्फ़ाबेट्स में से दो को अरेंज कर दो, मतलब दो में इन 3 अल्फ़ाबेट्स को 2 एलिमेंट्स में या 2 अल्फ़ाबेट्स में अरेंज कर दो। बताओ कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, हमसे पूछ रहे हैं कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, ये बता दो। हमें कितने में अरेंज करना है, 2 एलिमेंट्स में, ठीक है, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स में। तो हम क्या क्या सिलेक्ट कर देंगे, क्या क्या अरेंज कर देंगे, क्या क्या अरेंजमेंट बनेंगे हमारे, खुद बताओ आप। अब तक तो आपको पता लग जाना चाहिए क्या क्या अरेंजमेंट बन सकते हैं इसके। एक बन जाएगा AB, सही है। एक बन जाएगा BC, एक बन जाएगा CA, सही है। फिर एक और क्या बन जाएगा, इन सब का उल्टा, एक BA बन जाएगा, B पहले A बाद में, फिर C पहले B बाद में, फिर A पहले C बाद में। ये हमारी होगी परम्यूटेशंस। अब तक तो आपको पूरा अच्छे से पता लग जाना चाहिए था। परम्यूटेशंस परम्यूटेशंस को हम और क्या कहते हैं, अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स। अब देखो इसके मायने क्या हैं। इसमें देखो हमने पहले ए सिलेक्ट किया, मतलब ए पहले ए बी को अरेंज किया, फिर एक ए की जगह मैंने बी लगा दिया और बी की जगह ए लगा दिया, ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिया। जैसे ऐसे समझो, पहले छोटी हाइट वाला लड़का खड़ा है, ए की छोटी हाइट है, बी की बड़ी हाइट है, ठीक है। पहले छोटी छोटी वाली हाइट का लड़का खड़ा है, फिर बी और बी वाला जो है वो बड़ी वाली हाइट का लड़का खड़ा है। फिर मैंने क्या किया, बड़ी वाली हाइट को पहले कर दिया, छोटी वाली हाइट वाले को पीछे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो अलग अलग अरेंजमेंट हो गए ना दोनों। अब देखो, अब आओ कॉम्बिनेशन पे। ये चीज बहुत सही बताने जा रहा हूँ मैं, देख लो, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई हुई है।
थोड़ी सी रिवाइज करा रहा हूँ मैं ताकि आपको इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज में अच्छे से यूज समझ आ जाए आपको। कॉम्बिनेशन क्या होता था, जैसे हमें ऐसे ही 3 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ABC। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करना, सिलेक्शन करना। तो अब हमें बोला कि कोई भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर दो इन तीनों में से। कौन कौन से 2-2 एलिमेंट सिलेक्ट होंगे, आप बताओ कौन कौन से 2-2 एलिमेंट सिलेक्ट होंगे। एक क्या होगा, एक हो जाएगा AB, एक हो जाएगा BC, एक हो जाएगा CA। ये 3 एलिमेंट सिलेक्ट होंगे ना, मतलब ये 3 पेयर्स। देन अगर आप इसकी तरह ऐसे बनाओगे BA CB, अगर ऐसे बनाओगे आप और AC, इसको उल्टा करके, तो ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन में हमारा क्या होता है, ऑर्डर, जो हमारे ऑर्डर होते हैं वो डज नॉट मैटर। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, याद करो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, किसी बच्चे के पास या मेरे पास, समझ लो मेरे पास 4 टॉफीज हैं, इक्लेयर्स, एल्पेनलीबे, और क्या होगी, ये मेलोडी ले लो, मेलोडी, और एक और ले लो, कोई जेली ले लो। जैसे ये 4 टॉफीज पड़ी है, मैंने किसी दीपक लड़के को कहा, मैंने किसी दीपक को कहा, कोई लड़का है दीपक, उसको मैंने कहा भाई इन 4 टॉफी में से ना कोई भी 2 टॉफी सिलेक्ट कर ले तू, और उन 2 टॉफीज को एक जेब में डाल लियो अपनी। उसने क्या किया, एक इक्लेयर सिलेक्ट कर ली और एक मेलोडी सिलेक्ट कर ली। सही है। फिर मैंने उसी लड़के दीपक को कहा ये वाली जो 2 टॉफीज है ना, इसने अपनी एक जेब में डाली, ठीक है, लेफ्ट वाली जेब में। फिर मैंने उसी दीपक लड़के को कहा, मैंने कहा ये 4 टॉफीज मैं तेरे को दोबारा दे रहा हूँ, फिर दोबारा इनमें से 2 सिलेक्ट कर तू, कोई भी जो तेरा मन हो। उसने क्या किया, इस बार पहले मेलोडी सिलेक्ट कर ली और फिर इक्लेयर सिलेक्ट कर ली। और फिर अब इसको, ये वाली जो 2 ऊपर ऊपर जो 2 टॉफी थी, ये वाली और ये वाली और ये वाली, इसको इसने लेफ्ट वाली जेब में डाला था और इसको, इन दोनों को इसने राइट वाली जेब में डाल लिया। ठीक है। अब आप खुद बताओ इन दोनों सिलेक्शन में कोई फर्क है? उसकी लेफ्ट जेब में भी सेम सेम टॉफीज हैं, ये वाली लेफ्ट वाली जेब में सेम सेम टॉफीज हैं, और राइट वाली जेब में भी सेम सेम टॉफीज हैं। तो कोई फर्क हुआ सिलेक्शन में? सिलेक्शन तो उसकी सेम हुई, चाहे पहले इक्लेयर्स करी उसने फिर मेलोडी करी, चाहे उसने राइट वाली जेब में मेलोडी डाली फिर इक्लेयर्स डाली, सिलेक्शन तो सेम ही हुआ ना। तो सिलेक्शन में क्या होता है हमारा, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब क्या, अगर हमने ए बी लिख दिया ना, और उसको अगर हम बी ए लिखेंगे तो बात एक ही होएगी। अगर हमने जैसे इक्लेयर्स मेलोडी लिख दिया और उसको मेलोडी इक्लेयर्स भी लिख दिया तो बात एक ही हो रही है, बात तो एक ही हो रही है। ऐसे इधर देखो ए बी और बी ए, बात तो एक ही हो रही है। पर अरेंजमेंट्स में एक बात नहीं होती है। अरेंजमेंट में क्या है, मेरा पहले छोटी वाली हाइट वाला खड़ा है, फिर बड़ी वाली हाइट वाला खड़ा है, फिर मैंने क्या किया, बड़ी वाली हाइट को पहले कर दिया, छोटी वाली हाइट को बाद में कर दिया। तो एक तरह से अलग अलग हो गया ना, पहले बड़ी हाइट, पहले छोटी हाइट फिर बड़ी हाइट खड़ी है, पहले ऐसे बंदा खड़ा कोई, फिर बंदा क्या खड़ा है, फिर मैंने एक और अरेंजमेंट बना दिया, फिर ऐसे बंदा और ऐसे बंदा खड़ा। तो अरेंजमेंट्स बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, पर सिलेक्शन में हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें क्या लिखो, ऑर्डर डज मैटर, डज मैटर। अब बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, अब हम क्वेश्चन में कैसे पता लगाएं कि हम परमुटेशन यूज करना है हमें या कॉम्बिनेशन यूज करना है। देखो जिस भी क्वेश्चन में हमारा ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है, अगर ऑर्डर का फर्क पड़ रहा है, जैसे मैंने ए बी लिखा और बी ए लिखा, इनका अलग अलग आंसर आ रहा है। अगर जैसे मैंने ए बी लिखा किसी भी क्वेश्चन में, जैसे ए बी है और फिर मैंने लिखा बी ए, इन दोनों का अलग अलग आंसर बन रहा है, इसका और इसका अलग अलग आंसर बन रहा है, तो मतलब है वो क्वेश्चन हमारा परमुटेशंस का है। अगर हमारा क्वेश्चन में ए बी है और फिर मैंने बी ए भी लिखा, इन दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है ना, तो उससे पता लगता है ये तो कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का सेम ही आंसर बन रहा है, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, चाहे क्लियर्स मेलोडी सेलेक्ट करो चाहे मेलोडी क्लियर सेलेक्ट करो, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। उसकी लेफ्ट वाली पॉकेट में भी हमारा एक ही चीज है, मतलब एक ही सिलेक्शन है, राइट वाली पॉकेट में भी एक ही सिलेक्शन है, तो दोनों तरफ सिलेक्शन तो सेम ही है ना। जब भी हमारे आंसर पे फर्क ना पड़े, चाहे हम ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, दोनों तरफ एक ही आंसर है, तो वो क्वेश्चन होता है कॉम्बिनेशन का। हम क्वेश्चन में जब करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ, नहीं समझ आ रही ना तो आप डायरेक्ट जब क्वेश्चन करोगे ना उसमें मैं और अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब बस थोड़ा थोड़ा ही समझ लो, जब भी हम ए बी लिखें या बी ए लिखें, आंसर अगर सेम आए तो वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अगर हम ए बी लिखें या बी ए लिखें, आंसर अगर अलग आए तो वो हमारा परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना समझ लो। अब गाइस मैं आपको 3-4 कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ। जैसे कि पहला वाला तो यही होगा जो मैंने आपको लेफ्ट में बताया है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। एक तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है जो मैंने अभी आपको लेफ्ट में बताया। देन सेकंड एक और फॉर्मूला होता है, जैसे एन सी आर इज इक्वल टू होता है हमारा एन सी एन माइनस आर, ये भी एक फॉर्मूला होता है।
ये वाला फॉर्मूला देखो गाइस, पता है क्या कहता है? ये वाला फॉर्मूला कहता है जब इज इक्वल टू को इधर एक कॉम्बिनेशन हो और इज इक्वल टू को जब इधर एक कॉम्बिनेशन हो ना, जैसे देखो एक तरह से इसको एक कॉम्बिनेशन समझो, ठीक है? इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन है, इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, जो नीचे वाले होते हैं ना दोनों के, एक इस कॉम्बिनेशन का नीचे वाला और इस वाले कॉम्बिनेशन का नीचे वाला, इन दोनों का सम हमेशा ये वाला n होता है। n इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, r प्लस n माइनस आर, हमेशा यही होता है। देखो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू एन आ जाएगा, n इज इक्वल टू एन आ गया। हमेशा क्या होता है, दोनों का नीचे वाला r प्लस एन माइनस आर इज इक्वल टू हमेशा ऊपर वाला होता है। जैसे कोई एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं आपको, जैसे कोई एग्जांपल लो आप, 5c कुछ भी ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, जैसे 5c 2 ले लिया मैंने, ये इज इक्वल टू पता क्या होगा, यहाँ पे तो 5 ही आएगा, देन c। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे इसको समझो जैसे ये x है, ठीक है? ये x है, तो इस x की जगह देखो क्या आएगा, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया। कैसे आया, मैंने आपको बताया है, दोनों नीचे वालों का सम, दोनों नीचे वालों का सम इज इक्वल टू होगा ये वाले के, ये वाला कह लो ये वाला कह लो, दोनों सेम ही है, 5 5 ही होंगे हमेशा। तो हमेशा दोनों नीचे वालों का सम 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमेशा 5 होगा, मतलब दोनों नीचे वालों का सम इज इक्वल टू हमेशा ये वाला होगा, हमेशा। ये वाला फॉर्मूला ये कहता है, सही है? इस वाले फॉर्मूला को याद कर लेना, इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन है एक तरह से, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन है, मतलब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि दोनों का नीचे वाला को सम करो, दोनों के नीचे वाले को ऐड करो, इज इक्वल टू ये वाला होता है। ये वाली जो है एप्लीकेशन है इस फॉर्मूला की। अब देखो एक थर्ड फॉर्मूला भी होता है, जो हमारी एक्सरसाइज 7.4 है ना गाइस, उसमें ये दो फॉर्मूला यूज होंगे, और जो मिसलिनियस भी कह लो आप, मतलब चैप्टर 7 में हमारी ये वाले दो फॉर्मूला यूज होंगे, चैप्टर 7 इन दोनों फॉर्मूला से ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखो थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन हो और इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन हो, तो दोनों के नीचे वालों का सम इज इक्वल टू n होगा, या दोनों के नीचे वालों का सम इज इक्वल टू ऊपर वाला होगा, ये समझ लो, दोनों के नीचे वालों का सम इज इक्वल टू ऊपर वाला होगा। अब ऐसे ही देखो ये थर्ड वाला फॉर्मूला भी हमारा यही है, कह रहा है NCR इज इक्वल टू NCR कह रहा हूँ, NCN, यहाँ पे NCN है, NCN इज इक्वल टू NC, यहाँ पे बताऊँ मैं क्या लिखूंगा, मैंने आपको बताया हुआ है, नीचे के दोनों का सम इज इक्वल टू ये ऊपर वाला होगा, तो मतलब क्या होगा, n प्लस, इसको समझ लो यहाँ पे x है, तो n प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए ना यहाँ पे, n, सही है? तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू क्या देगी, n माइनस एन इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, NCN इज इक्वल टू NC0, और ये दोनों हमेशा इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी याद रख लो। ये एक दो फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके चैप्टर 8 में यूज होंगे बाइनोमियल थ्योरम में। एक फॉर्मूला होता है हमारा NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, n प्लस 1 CR। ये देख लो। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया है, जब भी इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन हो, इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन हो, तभी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि दोनों के नीचे वालों का सम इज इक्वल टू ऊपर वाला होगा। अब इसमें मत लगा देना, क्योंकि इसमें देखो तीन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इज इक्वल टू का इधर दो कॉम्बिनेशन, इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन, टोटल 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ऐसे कभी वाला फॉर्मूला मत लगाना। तो ये बस अभी के लिए भी अभी आप दो ये फॉर्मूलास लर्न कर लो, और ये वाली एप्लीकेशन याद कर लो कि इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन होता है जब, और जब इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन होता है, तब हमारा दोनों नीचे वालों का सम इज इक्वल टू एक ऊपर वाला होता है। ठीक है, दोनों नीचे वालों का सम इज इक्वल टू n, या n की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5, 20, 30, 60, कुछ भी। सही है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ NC8 इज इक्वल टू NC2, ये हमें एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, कह रहे हैं NC8 इज इक्वल टू NC2 है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कह रहे हैं फाइंड करो NC2 की वैल्यू। NC2 की वैल्यू निकालने का मतलब इधर क्या है, सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे n की वैल्यू मेरी 8 आई, ठीक है, फिर जैसे n की वैल्यू मेरी 8 आ गई, फिर मुझे क्या निकालना है, 8C2 की वैल्यू निकालनी है एंड में, ये वाली वैल्यू निकालनी है। सही है, ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो करते हैं, सबसे पहले जो हमें कंडीशन दी हुई है वो लिखते हैं, NC8 इज इक्वल टू NC2, ये हमें कंडीशन दी हुई है। अब मुझे जैसे मैंने कंडीशन लिखी ना, मुझे ध्यान आया, मेरे को अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, याद करो। जब भी इज इक्वल टू के इधर एक कंडीशन हो, मतलब जब भी इज इक्वल टू के इधर एक कॉम्बिनेशन हो और इज इक्वल टू के इधर एक कॉम्बिनेशन हो, एक तरह से ये एक ही कॉम्बिनेशन है ना। मैंने आपको जैसे समझाया, इज इक्वल टू के इधर एक कॉम्बिनेशन हो और इज इक्वल टू के इधर एक कॉम्बिनेशन हो, तुम्हारा क्या फॉर्मूला लगता है, ये वाला NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये वाला तो फॉर्मूला लगता है तुम्हारा। देखो इधर भी इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन है और इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हमारा यही वाला फॉर्मूला लगता है हमेशा। तो देखो
तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भी इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन होता है और इज इक्वल टू का इधर एक कॉम्बिनेशन होता है तो हमारी क्या कंडीशन एक लग जाती है, दोनों नीचे वालों का सम इज इक्वल टू ऊपर वाला होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू दोनों नीचे वालों का सम, तो 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। सही है, n की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें 10c2 निकालना है। अब एक तरीका तो n निकालने का ये हो गया। अब एक तरीका कई बच्चे ऐसे भी निकाल सकते हैं, और एक एक तो मैंने एक शॉर्ट तरीका बता दिया n की वैल्यू ऐसे निकालने का। एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे देखो हमें कोई कंडीशन दी हुई है NC8 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है NC2, ये कंडीशन दी हुई है ना, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है NCR इज इक्वल टू NCn-R, यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखो इस फॉर्मूले से ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ये जो हमें कंडीशन गिवन दी हुई है ना, इन दोनों को कंपेयर करो। मैंने देखा दोनों के ऊपर n है, दोनों के ऊपर n है, और यहाँ पे r है और यहाँ पे 8 है। मैंने कहा देखो r की वैल्यू तो मेरी 8 आ गई, दोनों को कंपेयर करके ना आंसर निकालना है हमें। r की वैल्यू देखो मेरी यहाँ पे 8 आ गई, मैंने कहा चलो r तो मेरा 8 हो गया, सही है। देन मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, मैंने कहा n-r इज इक्वल टू 2 हो गया, n-r इज इक्वल टू 2 हो गया। इधर से इन दोनों को जब कंपेयर किया, राइट साइड वालों को राइट साइड से, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट साइड से, तो r की वैल्यू मेरी 8 आ गई। मैंने कहा r की वैल्यू 8 आ गई तो इसको r की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। r की वैल्यू अगर मैं इसको यहाँ पे डालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा n-8 इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दी ना, r तो r ही रहेगा ना, r थोड़ा बदल जाएगा। तो n-8 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 2 + 8 इज इक्वल टू 10। इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मर्जी कर लो, आंसर हर तरीके से आएगा ही आएगा, अनलिमिटेड तरीके से कर सकते हो। आपके दिमाग में और कोई तरीका आ रहा है, और कोई तरीके से करो। तो अब देखो, अब हमारा n की वैल्यू तो निकल गई। अब हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, NC2 की वैल्यू निकालनी थी हमें। NC2 का क्या मतलब है, हमें n की वैल्यू यहाँ पे 10 रखनी है, तो 10c2 की वैल्यू निकालनी है हमें। नाउ फाइंड 10c2। 10c2 क्या होगा हमारा, हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखो 10c2 हमारा फॉर्मूला क्या था, NCR का इज इक्वल टू क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n-r फैक्टोरियल, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दो, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n की जगह हमारा 10 दिया हुआ ना। देखो इस चीज़ को और इस चीज़ को कंपेयर कर लो, n की जगह 10 और r की जगह 2 दिया हुआ ना, बस इस फॉर्मूले में n की जगह 10 डाल दो और r की जगह 2 डाल दो। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में r की जगह 2 डालना था, तो 2 फैक्टोरियल इंटू में यहाँ पे n की जगह 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल। अब इस 10 फैक्टोरियल को क्या करो, 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक खोल दो, तो फिर हम कट कर देंगे ना। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल, इसको 10 को खोल दो ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, सही है। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट, जो बचा उसको भी कट कर दो। तो ये 2 फैक्टोरियल है ना, 2 फैक्टोरियल को भी खोल दो, 2 फैक्टोरियल तुम्हारा 2 ही होता है। तो 10 इंटू 9 अपॉन में 2 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही तो होगा ना, 2 इंटू 1। देन इसको काट दो, 2 5 जा, आंसर क्या आएगा हमारा 5 9 जा 45 हमारा आंसर। तो 10c2 की वैल्यू क्या आई 45। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 गाइस ये हमें दिया हुआ है, डिटरमाइन n इफ हमें एक कंडीशन दी हुई है। अब ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.3 में किया था, बस उसमें c की जगह p था। हमने क्वेश्चन 6 या क्वेश्चन 7 देख लेना, एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन 6 या क्वेश्चन 7 था, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, बस c की जगह p था और 2n की जगह और कुछ होगा, बस क्वेश्चन ऐसे ही था सेम टू सेम। ठीक है, कंसेप्ट सेम ही था उसका। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे, हम क्या करेंगे 2nc3 रेशो nc3 है, मैंने आपको बताया था रेशो का मतलब क्या होता है डिवाइड, तो इनको डिवाइड में लिख देंगे, इज इक्वल टू इसको भी डिवाइड में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 2nc3 अपॉन में nc3, ठीक है, रेशो का मतलब डिवाइड, मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू 12/1। हमें ये दिया, अब इसको सॉल्व करके हमें n की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो निकाल देंगे। सबसे पहले 2nc3 और nc3 दिया हुआ है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा जो फॉर्मूला है NCR का। NCR का फॉर्मूला क्या है हमारा, मैंने आपको बताया n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n-r का फैक्टोरियल, यही है ना फॉर्मूला। तो इसको लगा दो बस, यहाँ पे देखो n की जगह 2n दिया हुआ ना, इस वाले फॉर्मूले में n की जगह 2n दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी n की जगह 2n लगा देंगे, और r की जगह देखो 3 दिया हुआ है, यहाँ पे r है और यहाँ पे 3 है। इस चीज़ को ना इससे कंपेयर कर लिया करो, देखो n की जगह यहाँ पे n है और यहाँ पे 2n है ना, तो इस फॉर्मूले में भी n की जगह 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में r है, यहाँ पे r की जगह 3 है ना, तो इस फॉर्मूले में भी r की जगह 3 हो जाएगा, सही है। तो सॉल्व कर देंगे हम इसको, 2nc3 क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह 2n डाल दो सबसे पहले, तो 2n का फैक्टोरियल हो गया ये, r का फैक्टोरियल, r की जगह क्या डालना है 3 डालना है देखो,
तो 3 डाल दिया मैंने, अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, देन n माइनस आर, n क्या है हमारा 2n, n की जगह 2n डालना है ना, तो 2n माइनस r की जगह क्या डालना है 3 डालना है, तो 3 का फैक्टोरियल, अपॉन में, अब अपॉन आ जाएगा, अब NC3 को सॉल्व करेंगे, NC3 क्या आ जाएगा, n की जगह तो n ही है, देखो इसको, इस चीज़ को मैंने इससे मिलाया, n की जगह तो n ही है, तो मैंने कहा अब फॉर्मूले में n की जगह n ही रहेगा, तो n फैक्टोरियल, अपॉन में यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो r की जगह यहाँ पे भी 3 है, तो r की जगह यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r की जगह 3 डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल इनटू में n की जगह क्या डालना है मुझे, n ही डालना है, n माइनस r की जगह 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इसको दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसी को 12/1 आ रहा है हमारा, इन दोनों को सॉल्व भी कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा अब हमारा 2n फैक्टोरियल इनटू में, अब इसको करना है 2n से मल्टीप्लाई, तो इनटू में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, देन अपॉन में, अब n फैक्टोरियल को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 फैक्टोरियल इनटू में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू में n फैक्टोरियल। सही है, इतना समझ आ गया होगा। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो, मैंने देखा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट रहा है, मैंने इसको पूरा काट दिया। अब कई बच्चे क्या करेंगे गाइस, कई बच्चे करेंगे n फैक्टोरियल से इसको n को काट देंगे, ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। कैसे गलत हो जाएगा बताता हूँ अभी, देखो अब मान लो मुझे ऐसे दिया हुआ 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल, ये दिया हुआ मुझे। सही है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस n को n से n को काट देंगे, जैसे अभी मान लो n की जगह ना मान लो 5 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 5 है ऐसे मान लो, तो यहाँ पे वैल्यू डालो जरा n की जगह 5, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन में n की जगह 5 डाल दो, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल। बच्चे क्या करेंगे 5 से 5 काट देंगे, तो आंसर क्या आया 2 आया ना, जो हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि असली में देखो, असली में इसका आंसर क्या आएगा, हम असली में क्या करते हैं n की जगह यहाँ पे देखो 5 डालो, तो 2 इंटू में n अपॉन में 2 इंटू में 5 का फैक्टोरियल इनटू में 5 का फैक्टोरियल। असली में क्या होगा देखो, ये 10 का फैक्टोरियल होगा ना, 2 इंटू 5 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 का फैक्टोरियल। अब इस 10 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो 10 को खोलेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, देन इस 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को काट देंगे, ये आएगा राइट आंसर। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा राइट आंसर। कभी भी ऐसे n को n से n को मत काट देना, जब पूरा फैक्टोरियल खोलते हैं ना तभी काटते हैं। इधर मैंने 3 से 3 फैक्टोरियल इसलिए काट दिया क्योंकि 3 फैक्टोरियल का भी आंसर सेम ही होता है और 3 फैक्टोरियल का आंसर भी सेम आएगा, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा ना, ऐसे 3 फैक्टोरियल का आंसर मेरा x आया तो इसका भी आंसर x ही आएगा, तो x से x कट जाएगा। पर n फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल का आंसर अलग अलग आएगा, तो अलग अलग आएगा तो हमेशा हम फैक्टोरियल्स में खोलते हैं। सही है, तो इज इक्वल्स टू 12/1 ऐसे कैसे लिखा। देन अब इसको सॉल्व करो, मैंने देखा यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है और नीचे है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। मैंने देखा इस 2n को मुझे 2n माइनस 3 किसी तरह बनाना पड़ेगा। अब देखो हम क्या करते थे, जैसे हमारा होता था, जैसे अभी आपको समझाया, मेरा ऊपर 10 फैक्टोरियल है नीचे 5 फैक्टोरियल है ना, तो 10 को मैं 5 तक लेके गया हूँ, 10 को मैंने क्या किया 5 तक ले गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 का फैक्टोरियल। तब इसको मैंने इससे काटा है ना, मैंने क्या किया, जो हमारे को फैक्टोरियल दिया था 10 का फैक्टोरियल, उसमें से एक एक कम करता गया। 10 में से एक कम किया 9, 9 में से एक कम किया 8, फिर 7, फिर 6, सब में से एक एक माइनस करता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखो मैंने यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मेरा 2n का फैक्टोरियल है, इसमें से एक माइनस करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो जो दिया होता है वो लिखते हैं। जैसे 10 दिया हुआ ना, 10 का फैक्टोरियल हमने निकालना है तो सबसे पहले 10 लिखा, फिर उसमें से एक कम करते हैं, ऐसे करते हैं। सबसे पहले 2n का फैक्टोरियल है ना, तो 2n दिया हुआ मुझे, तो मैंने सबसे पहले 2n लिखा, फिर मल्टीप्लाई 2n माइनस 1, इसमें से एक कम कर दिया, जो मेरा आया है इसमें से एक कम कर दो, देन फिर इसमें से एक और कम कर दो। अब 2n माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2n माइनस 1 है मेरा सेकंड में, 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 में से फिर मैं -1 करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा -2 नहीं आ जाएगा, 2n माइनस 2, यह आ जाएगा -1 -1 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2n माइनस 2, फिर क्या आ जाएगा, फिर इसमें से एक घटाओ तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 3 हो जाएगा ये। अब मुझे कहाँ तक लाना है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ही लाना है, तो मैं इसको यहीं तक छोड़ दूंगा। जैसे मैंने इसको यहाँ 5 फैक्टोरियल तक छोड़ा था क्योंकि मुझे 5 फैक्टोरियल तक चाहिए था, अगर 4 फैक्टोरियल चाहिए होता तो मैं इसको यहाँ से इंटू में 4 फैक्टोरियल तक छोड़ता। सही है, देन मैंने इसको यहाँ तक छोड़ दिया, फिर इंटू में मेरे जो n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, अभी इसको भी खोलते हैं।
सबसे पहले इसको नीचे लिखा अपन में 2n-3 का फैक्टोरियल इनटू में, अब देखो यहाँ पे n-3 का फैक्टोरियल लिखा मैंने। अब देखो पता कैसे लगाते हैं कि कौन से वाला खोलना है, n-3 वाला खोलना है या n वाला खोलना है, ये भी बच्चों को प्रॉब्लम होगी। जो बड़ा वाला होता है हमेशा वही तो खोलते हैं हम। अब देखो यहाँ पे 10 था और 5 था, 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो मैंने कौन सा खोला था, 10 वाला खोला ना, हमेशा बड़े वाला खोलते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है। अब देखो n और n-3 वाले में देखो कौन सा बड़ा है, n ही तो बड़ा है ना। देखो मैंने 2n से 2n वाले को देखा, इधर 2n था और इधर 2n था, तो 2n से 2n वाले को देखा मैंने। तो अब इधर n है और इधर n है, तो n से n वालों को देखेंगे। बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे ना इन दोनों को कंपेयर कराने लग जाते हैं, जैसे n-3 को ना 2n-3 बनाने लग जाते हैं। ये नहीं बनेगा, हमेशा पहले वाला देखा करो। 2n है ना, ये इधर भी 2n है, इधर n है और ये भी n है, हमेशा पहले वाला देखा करो। 2n है ना इधर, तो इधर भी देखो 2n है, तो इसको इससे कंपेयर कराएंगे, मतलब इसको इससे कटवाएंगे। जैसे 2n-3 का फैक्टोरियल इससे कट गया, मैंने 2n का ये 2n-3 बनाया ना। अब ऐसे ही देखो n-3 में देखो पहले वाला n है ना और इधर भी n है, तो अब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे। इन दोनों में से देखो बड़ा कौन सा है, n और n-3 में से बड़ा कौन सा होता है। देखो इधर n है और इधर n में से कुछ माइनस किया हुआ, तो n ही तो बड़ा हुआ ना। तो अब इसको खोलेंगे, इसको खोल के ना -3 तक पहुंचाएंगे। तो n को मैंने खोला तो सबसे पहले तो n आ जाएगा, फिर इनटू में n में से एक कम कर दिया, पहले वाले में से एक कम कर देते ना, तो n-1 हो गया। फिर इसमें से एक और कम कर दो तो क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। फिर एक और कम कर देंगे, फिर n-3 हो जाएगा। मुझे कहाँ तक लाना है, n-3 तक ही लाना है ना, तो यहाँ पे बस फैक्टोरियल लगा दो, यहीं तक छोड़ दो। तो इसको n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट कर दो। अब जो बचा वो आंसर लिखो। क्या बचा हमारा बचा 2n 2n-1 2n-2, ये बचा ना, देन अपॉन में n n-1 n-2 ये बचा, और इजिकल्स टू में 12/1 चल रहा है, ये ध्यान रख लेना। सही है, इतना तो अभी तक सबको समझ आ गया होगा। अब मैंने सोचा कि यार इन दोनों में से अगर कुछ कट रहा है तो काट देता हूँ, नहीं तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर सॉल्व करूंगा। मैंने सबसे पहले सोचा इसमें से कुछ कट होएगा, अगर कट होता तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दूंगा, यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा ना। सबसे पहले मेरा क्या सोचना होता है, कट करना। मैंने देखा इस n से तो ये n कट हो जाएगा, मैंने कहा चलो ठीक है, एक कट तो हो गया। फिर मैंने देखा और क्या कट हो सकता है, मैंने देखा यहाँ पे n-2 है, और मैंने देखा यहाँ पे ऊपर ना इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, देखो ऐसे ऊपर क्या मेरा अभी बचा, देखो 2 इंटू में यहाँ पे बचा 2n-1, फिर इंटू में यहाँ पे देखो 2n-2 है। इन दोनों में से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा, n-1 नहीं बच जाएगा, n-1 बच जाएगा। देखो मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो मेरा एक तो 2 बाहर आ गया, और बचेगा क्या, n-1। अब देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2n-2 ही बन जाएगा, 2n फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2n-2 ही बन जाएगा हमारा। तो ये मैं लिख सकता हूँ, तो इस n-1 से ये वाला n-1 मैं काट दूंगा, तो ये n-1 से ये n-1 कट गया, इज इक्वल टू 12/1 चल रहा है मेरा। अब जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा हमारा, एक तो बचा 2 इंटू में 2n-1 इंटू में 2 अपॉन में n-2 इज इक्वल टू 12/1। अब देखो और कुछ तो नहीं कट रहा ना, मैंने देखा और कुछ नहीं कट रहा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारा 4 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू में 2n-1 अपॉन में n-2 इज इक्वल टू 12/1। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई करा दो इधर उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ये ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 2n-1 इज इक्वल टू, यहाँ इंटू में 1 लिख दो, चाहे ना लिखो एक ही बात है, इज इक्वल टू 12 इंटू में n-2। इतना हो गया। अब मैंने देखा ये 4 से 12 कट जाएगा, तो इससे 4 से 12 को काट दो, 4 3 से 12। फिर मैंने देखा और कुछ नहीं कट रहा, मैंने कहा चलो अब सॉल्व भी करना पड़ेगा भाई, और कोई तरीका ही नहीं है। 2n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 3 है ना, 3n-3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो गया, माइनस का 6। देन अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, n वालों को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट वालों को एक तरफ ले जाओ। मैं 2n को इधर ले जाता हूँ, तो 3n - 2n, यहाँ -1 है, और -6 को इधर ले जाऊँगा तो +6 हो गया ये। देन इधर क्या बचा, 3n - 2n, n बचा खाली, इधर -1 + 6 कितना बचा, +5, तो n = 5 मेरा आंसर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, पर सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है, 12/1 की जगह 11/1 दिया हुआ है हमें, तो 12/1 की जगह यहाँ पे 11/1 लिख देंगे, बस आंसर सेम ही रहेगा। देखो सारा सब कुछ यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, बस 12/1 लिखने की जगह ना 11/1 लिखना है, यहाँ तक पूरा सेम है, बस 12/1 की जगह 11/1 कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, 4 इंटू में 2n-1 अपॉन में n-2 है ना, इज इक्वल टू 11/1। यहाँ तक आंसर सेम ही आएगा, पूरा का पूरा लेफ्ट में जैसे मैंने सारा कराया ना, पूरा का पूरा यहाँ तक सेम ही करना है,
बस 12/1 की जगह सारी जगह 11/1 लिख देना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया था, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सही है, n-2 को ऊपर मल्टीप्लाई और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मैंने खोल दिया 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। 4 2 8, 8n माइनस 8 माइनस 4 सॉरी 8n माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 11 इंटू मैन 11n और माइनस 22, 11 2 22 मल्टीप्लाई कर दिया। बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैंने और कुछ नहीं किया। तो 11n में से 8n गए, 3n बचा यहाँ पे, 8n को इधर ले आया ना मैं, 11n माइनस 8n ऐसे ले आया इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 22। तो 11n माइनस 8n 3n हो गया। तो 3n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 22 क्या हो जाएगा, 8n सॉरी 18 8n कह रहा हूँ यार, इज इक्वल टू 18। n इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। सही है, n इज इक्वल टू 18/3 हो जाएगा ना, तो 3 6 18। ओके, तो क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। वैसे मैं ना पहले सोच रहा था ये सेकंड पार्ट कराऊँ ना, आपको होमवर्क दे दूँ, पर मैंने सोचा यार चलो सारे पार्ट करा देते हैं, कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन आ जाती है। आप भी क्या याद करोगे, कोई सर आया था जो सारे पार्ट सारे क्वेश्चंस कराता था। क्वेश्चन 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल। सबसे पहले जो सर्कल की बात हो रही है ना, सर्कल बना लिया करो। अब देखो ये गाइस क्वेश्चन हमने पढ़ा, बच्चों के 100% मन में मतलब ख्याल आएगा कि ये क्वेश्चन परमुटेशन से होगा या कॉम्बिनेशन से होगा, कि हमारे क्वेश्चन एनपीआर वाले फॉर्मूले से होगा या एनसीआर वाले फॉर्मूले से होगा, कैसे होगा, बच्चों के दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा ये। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोई भी कॉर्ड कैसे बनती है। ध्यान करो, आपने 10th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, कोई भी कॉर्ड कैसे बनती है। जब भी हम सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है उसके कोई भी 2 पॉइंट्स को मिला देना एक से दूसरे पॉइंट में, वो हमारी कॉर्ड होती है। जैसे इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, ये हमारी एक कॉर्ड होगी। ऐसे ही और कोई पॉइंट होता, इससे मैं इसको मिला देता तो ये एक और कॉर्ड होती। ऐसे इससे मैं इस पॉइंट को मिला दूंगा तो ये एक और कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है उसके किसी भी 2 पॉइंट्स को मिला दो ना, वो हमारी कॉर्ड बनती है। तो कोई भी एक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसको हमें कितनी कॉर्ड बतानी है और हमें सर्कल्स पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कितने 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे हमें 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, और हमें बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि बताओ कितनी कॉर्ड्स बनेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हम सबसे पहले सोचते हैं कि एक कॉर्ड कितने पॉइंट से बनती है, एक कॉर्ड बताओ कितने पॉइंट से बनती है, 2 पॉइंट से ना। तो आर इज इक्वल टू होता है हमारा 2 हमेशा। एक कॉर्ड कितने पॉइंट से बनी, 2 पॉइंट से, तो आर इज इक्वल टू 2 होता है मेरा। सही है, हमें एनपीआर या एनसीआर, अभी तो सबसे पहले ये देखना है एनपीआर का फॉर्मूला लगेगा या एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा। अभी पहले मैं आपको बता रहा हूँ आर की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा कि हमारा पीआर वाला फॉर्मूला लगेगा या सी वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आर की वैल्यू तो हमारी निकल गई, अब एन की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। एन तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ मतलब जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कह लो, या टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कह लो। हमें टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर 21 दिए हुए हैं, तो एन इज इक्वल टू 21 आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है हमारा फॉर्मूला एनपीआर का लगेगा, मतलब 21p2 का लगेगा, एन तो हमारा 21 है ना, एन 21 और आर 2 है, या फिर हमारा 21c2 का फॉर्मूला लगेगा। इन दोनों में से फॉर्मूला कौन सा लगाऊं सर, मुझे ये बताओ, मुझे नहीं समझ आ रही है कैसे करना। देखो बताता हूँ, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी जब 7.4 का जब मैं बेसिक बता रहा था, मैंने आपको एक बात बताई थी, कॉम्बिनेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चाहे मैं ए बी लिखूं चाहे बी ए लिखूं, आंसर सेम ही आना चाहिए, आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, और परमुटेशन का क्या मतलब होता है, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। और परमुटेशन का क्या मतलब होता है, अगर मैं ए बी लिखता हूं और बी ए लिखता हूं तो आंसर दोनों के अलग अलग आएंगे, आंसर डिफरेंट आएगा। सही है, अब देखो इसमें मान लो कि मेरा ये ए है ये बी है, एक पॉइंट को मैंने ए मान लिया, एक पॉइंट को बी मान लिया। ठीक है, अब मैं ए बी लिखूं इधर या बी ए लिखूं, मेरा आंसर तो सेम ही आना। जैसे ये कॉर्ड है, मान लो कि 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, जैसे ये कोई सर्कल है, इसकी कॉर्ड है 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये ए है ये बी है। अब मेरा ए बी का आंसर भी 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ए बी भी 5 सेंटीमीटर है। सही है, और बी ए भी 5 सेंटीमीटर है। अब दोनों का आंसर जब सेम आ रहा है तो मेरा क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉम्बिनेशन का नहीं लगेगा, परमुटेशन तो है नहीं। अगर ए बी मेरा अलग, ए बी मेरा कुछ हो रहा था, जैसे ए बी मेरा मान लो ए बी आता 10 आता और बी ए मेरा आता 6 आता, तो मैं फॉर्मूला लगाता परमुटेशन का, क्योंकि मेरा ए बी और बी ए अलग अलग आ रहा है। सही है, तो देखो करते हैं एनसीआर, एनसीआर इज इक्वल टू क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैंने आपको फॉर्मूला बताया भाई। अब यहाँ पे लिखेंगे एन की वैल्यू लिखो, सीधे डायरेक्ट करना है। ये जो मैंने आपको सारा समझाया ना, ये आपको बस दिमाग में बिठाना है, आपको करना क्वेश्चन डायरेक्ट ही है।
एनसीआर मेरे को फॉर्मूला पता है, एन की जगह एन की वैल्यू डालो, आर की जगह आर की वैल्यू निकालो, बस डाल के आंसर निकाल दो। एन की वैल्यू क्या है 21, 21। सी आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी। देखो एक कॉर्ड कितने पॉइंट से बनती है, 2 पॉइंट से ना, तो आर की वैल्यू 2 ही। जब भी ऐसे कॉर्ड का क्वेश्चन आता है ना, कॉर्ड का रेडियस का, तो देखते हैं कि एक कॉर्ड कितने पॉइंट से बनेगी, या एक रेडियस कितने पॉइंट से बनेगी, या एक कोई चीज कितने पॉइंट से बनेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो वो देखते हैं। तो एक कॉर्ड कितने पॉइंट से बनती है, 2 पॉइंट से ना, तो आर की वैल्यू तो होगी हमारी 2 इज इक्वल टू, बस यहाँ पे डाल दो 21 का फैक्टोरियल अपॉन में आर कितना है 2 का फैक्टोरियल, इनटू में यहाँ पे 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 19, ओ सॉरी यहाँ पे इनटू में 19 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या जाएगा। अब इस 21 को 19 तक खोल दो, फिर काट देंगे हम। 21 इंटू 20 इंटू 19 का फैक्टोरियल अपॉन में 2, इस 2 फैक्टोरियल को भी मैंने खोल दिया तो 2 इंटू 1 हो गया, और ये 19 का फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल हम काट देंगे। आंसर क्या है हमारा 21 इंटू 20, इसको 2 से और भी काट दो, ये 2 10 सही है, और कुछ तो नहीं बचना, बस 21 इंटू में 10 क्या हो जाएगा 210 हमारा आंसर। तो कितनी कॉर्ड्स बनेंगी, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, 210 कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो क्वेश्चन थर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। कह रहे हैं हमारे पास 5 बॉयज हैं, ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गई। मैं कुछ आपको नाम लिख के बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। बॉयज में ले लो राम, श्याम, श्याम ले लो, और ले लो कुछ भी, रोहित ले लो, रोहित ले लो, विराट ले लो, और कोई भी ले लो यार, दीपक ले लो, ठीक है। ये 5 बॉयज है हमारे पास, और गर्ल्स कितनी कह रहे हैं 4 गर्ल्स है ना, 4 गर्ल्स ले लो रीटा, गीता, सीता, और एक और कोई गर्ल ले लो, प्रीति ले लो, ठीक है। 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। इसमें से कह रहा है आप कोई टीम बनाओ जिसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं। अब हमें कोई टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हो। तो टीम कैसे बनेगी, मैंने मान लो अभी मुझे क्या करना है, इन 5 में से कोई 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बॉयज भी 3 होने चाहिए वो कह रहा है, और गर्ल्स भी 3 होनी चाहिए। तो 3 बॉयज ले लेंगे हम इसमें से, जैसे मैंने कोई ले लिया रोहित, विराट और दीपक ले लिया, जैसे कोई भी ले सकते हो, रोहित, विराट और दीपक, इन तीनों ये तीनों ले लिया मैंने, दीपक ले लिया एक। देन और गर्ल्स भी लेनी है 3, तो 3 गर्ल्स में से कौन सी ले लो रीटा ले लो, रीटा, गीता और सीता, कोई भी ले लो तीनों में से, चारों में से, गीता और सीता ले लो, ये 3 ले ली मैंने। अब देखो मैं आपको क्या समझाना था, मैंने आपको ये इसलिए लिखा है कि मैंने आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन मुझे कैसे पता लगा कि ये परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। मैंने आपको इस चीज से समझाना है। देखो सबसे पहले तो देखो हमें क्वेश्चन में लिखा सिलेक्ट करना। सिलेक्ट अगर हमें करना, कभी भी ऐसा लिखा ना कि सिलेक्ट करना, तो 95% ऑफ टाइम्स या 98 कह लो, 98% ऑफ टाइम्स वो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का ही होगा जब भी हमारा सिलेक्ट लिखा। पर कभी कभार क्या होता है, सिलेक्ट लिखा होता है पर वो हमारा क्वेश्चन इसका परमुटेशन का हो जाता है। कभी बार ऐसा भी होता है 1-2% टाइम्स, कभी कोई बार हमारे क्वेश्चन में सिलेक्ट लिखा होता है पर वो क्वेश्चन कई बार परमुटेशन का होता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। अब देखो मेरे को कैसे पता लगा ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। देखो मेरे को कह रहे हैं 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। अब मैंने तीनों बॉयज भी 3 सिलेक्ट कर लिए और गर्ल्स भी 3 सिलेक्ट कर ली। अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ए बी इज इक्वल टू बी ए हो और आंसर हमारा सेम आ रहा, मतलब हमारा जैसे मैंने ए बी निकाला और बी ए निकाला और दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा है, तो हमारा वो क्वेश्चन किसका होता है, कॉम्बिनेशन का। मैंने आपको बताया अगर हमारा मैंने ए बी निकाला और बी ए निकाला, अगर दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे ए बी का आंसर 5 आ रहा है और बी ए का आंसर 6 आ रहा है, आंसर डिफरेंट आ रहा है ना, तो आंसर डिफरेंट आ रहा हो तो वो क्वेश्चन होता है परमुटेशन का। मैंने आपको बताया। अब देखो इन दोनों में देखो हमने इन द एंड में हमने आंसर क्या निकला, या तो रोहित गीता निकला, रोहित रीटा, विराट गीता, दीपक सीता, ये हमारा ए है, ये चीज हमारी सारी ए है, ये चीज बी है। अब देखो चाहे मैं रोहित रीटा लिखूं या रीटा रोहित लिखूं, टीम तो एक ही बन रही है ना, रोहित रीटा या रीटा रोहित। जैसे हमारी समझ लो इंडियन क्रिकेट टीम में 2 टीम है, जैसे 2 प्लेयर है विराट और रोहित, ठीक है। मान लो कि 2 प्लेयर की टीम है विराट और रोहित, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो विराट कोहली लिखो आप पहले या रोहित शर्मा पहले लिखो, या विराट कोहली बाद में लिखो या रोहित शर्मा पहले लिखो, मतलब कोई भी आगे पीछे लिखो, हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा टीम पे, टीम तो वही रही ना। ऐसे ही मैंने अगर रोहित रीटा लिखा या रीटा रोहित लिखा, ए बी लिखा या बी ए लिखा, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। चाहे रोहित रीटा लिखा चाहे रीटा रोहित लिखा, हमारी टीम तो सेम ही बन रही है।
तो आंसर सेम आ रहा, तो हमारा क्या पता लगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन का। सही है, तो यहाँ से मुझे पता लगा कॉम्बिनेशन का लगाना पड़ेगा मुझे फॉर्मूला। तो मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख दिया सबसे पहले, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सही है। देन एन, अब एन और आर की वैल्यू डालनी पड़ेगी मुझे। अब देखो मुझे कह रहे हैं 5 में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, 5 बॉयज दिए हुए हैं ना, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स दिए हुए हैं। तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं और 4 गर्ल में से 3 गर्ल सिलेक्ट करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए, 5। तो 5 बॉयज में से मुझे सिलेक्ट कितनी करनी है, कितने बॉयज करने हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे बॉयज हो गया। देन गर्ल्स का हिसाब किताब क्या है, 4 गर्ल्स टोटल है। तो टोटल 4 गर्ल्स में से सिलेक्ट कितनी करनी है, 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। सही है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो अब इनके बीच में साइन आएगा, या तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा या तो प्लस का साइन आएगा। जब भी गाइस क्वेश्चन में एंड होता है, मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में एंड होता है, और देखो इसमें एंड होगा, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड, ये रहा एंड 3 गर्ल। जब भी एंड होता है तब हमेशा मल्टीप्लाई आता है, समझो। और जब भी यहाँ पे और होता है ना, और 3 बॉयज सिलेक्ट करो ये और 3 गर्ल्स, तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है। ये चीज मैंने आपको शायद चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में बेसिक में बताई थी कि जब भी एंड होता है तब हमेशा मल्टीप्लाई आता है। जब भी और होता है ना, ये जैसे हमें क्वेश्चन में लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो 3 बॉयज और 3 गर्ल सिलेक्ट करो, मतलब या तो 3 बॉयज सिलेक्ट कर लो या तो 3 गर्ल सिलेक्ट कर लो, और का मतलब ये है। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है हमेशा, एंड हो तो मल्टीप्लाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, आंसर खत्म। एन की जगह यहाँ पे 5 डालो, 5 यहाँ पे एन की जगह 5 डाल दो ना, इसी का फॉर्मूला में पुट करते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन में आर की वैल्यू 3 है ना, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल दो, 3 फैक्टोरियल एन माइनस आर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू में 4 सी आर क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इनटू में 4 माइनस 3। सही है, अब इसको बस सॉल्व भी करना है हमें, और कुछ नहीं करना। देन ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इनटू में, ओ सॉरी यहाँ पे भी तो है 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा इनटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इनटू में 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है हमारा। इसी को कितना आ जाएगा, अब इस 5 को मैं 3 तक ले जाता हूँ, फिर काट दूंगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया ये, अपॉन में कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 ही होता है, इंटू में 4, इस 4 को भी 3 तक ले जाता हूँ, 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, इंटू में 1। देन अब इसको कट कर दो, जो जो कट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल से 3 गया, 3 फैक्टोरियल से 3 गया, बचा क्या यहाँ पे, और यहाँ पे 2 भी बचा, तो इस 2 से भी किसी को काट दो, 2 2 जा, सही है ना। तो बचा क्या हमारा, 5 2 से 10, 10 4 से 40, आंसर कितना हो गया, 40। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। हमें 9 बॉल्स टोटल सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। हमें 6 रेड बॉल्स दी हुई है, 6 रेड बॉल्स और 5 वाइट बॉल्स दी हुई है, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स भी दी हुई है। सही है, कह रहा है इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। कह रहा है अब आपको सिलेक्ट करनी है, रेड में से भी 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, व्हाइट बॉल्स में से भी 3 सिलेक्ट करनी है, और ब्लू बॉल्स में से भी 3 सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तीनों में से 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, तभी तो 9 बॉल्स बन जाएंगी ना, 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि इस क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है या परम्यूटेशन यूज करनी है, दिक्कत हो जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी सिलेक्शन लिखा हो 98% ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का ही होगा। ठीक है, फिर भी हमें वेरीफाई करना पड़ता है, मैंने आपको बताया। जब भी सिलेक्शन लिखा हो 98% ऑफ टाइम क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का ही है पक्का, पर फिर भी हमें वेरीफाई करना है। अब कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, जैसे हमें बोला हो कि जैसे क्वेश्चन 4th भी आप ले लो, जैसे हमें बोला हुआ है 6 बॉयज दिए हुए हैं और 4 गर्ल्स या 5 गर्ल्स दी हुई है, कितनी भी मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे इसमें 5 बॉयज मान लो, 4 गर्ल्स मान लो, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको। हमें जैसे मान लो 6 बॉयज दिए हुए, 5 गर्ल्स दी हुई है, हमें कह रहे हैं कि 6 बॉयज में से ना आप 3 सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट कर दो 3 बॉयज। जब भी ऐसे कह रहा हूं ना, बड़े में से कम सिलेक्ट कर दो, 6 में से 3 सिलेक्ट कर दो, 5 में से 2 सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट 2 गर्ल्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो 100% कॉम्बिनेशन ही लगता है इनमें, कॉम्बिनेशन। जैसे 5 में से 2 सिलेक्ट कर दो, 10 में से 3 सिलेक्ट कर दो, इसमें भी कॉम्बिनेशन ही लगेगा। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 6 में से 3 रेड बॉल सिलेक्ट कर दो, जैसे 6 रेड बॉल्स हैं, इसमें से जैसे 6 रेड बॉल्स है ना, 6 रेड बॉल्स हैं, उसमें से 3 रेड सिलेक्ट कर दो,
सिलेक्ट 3 रेड, या हमारे पास वाइट बॉल्स हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है, इसमें से क्या कह रहा है 3 रेड 3 वाइट सिलेक्ट कर दो। ऐसी ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से भी कह रहा है 3 वाइट सिलेक्ट 3 ब्लू सिलेक्ट कर दो। मतलब हमें जब भी ज्यादा कह रहा हूँ ना, ज्यादा बॉल्स दी हूँ, उसमें से कम बॉल सिलेक्ट करनी है। जैसे हमें 10 बॉल्स दी हैं, उसमें से 2 सिलेक्ट करनी है, ठीक है, तो उसमें हमेशा हमारा कॉम्बिनेशन लगता है। जैसे 6 बॉयज में से 3 बॉय सिलेक्ट करने हैं, 5 गर्ल में से 1 गर्ल सिलेक्ट करनी है, ठीक है, ऐसे हमारे को ये इसमें इन क्वेश्चन में हमारा कॉम्बिनेशन ही लगता है 100%। समझे हो? तो देखो अब तो हमारा 100% हो गया, क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन ही लगेगा। अब मैंने कहा मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक कलर की 3 बॉल सिलेक्ट करनी है। अब देखो इन तीनों में लगेगा तो एनसीआर ही ना, कॉम्बिनेशन ही लगेगा, एनसीआर एनसीआर एनसीआर। अब मैंने कहा एनसीआर का मुझे बस एन की और आर की वैल्यू मिल जाए तीनों में, आंसर मेरा खत्म, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा एनसीआर का। एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये वाला एनसीआर का फॉर्मूला नहीं होता, ये लगा दूंगा बस मैं। मुझे एन और आर की तो वैल्यू चाहिए, तो अब ये निकालते हैं एन और आर की वैल्यू। मैंने देखा एन तो होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब मैंने देखो 6 रेड बॉल्स दी हुई है मुझे, ठीक है, ये वाली टोटल बॉल्स इनका टोटल मत कर देना, 6 + 5 + 5 टोटल बॉल्स तो सर ये है। एन होता है टोटल नंबर ऑफ बॉल जिसकी हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं। अब हम 6 रेड बॉल में से सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो एन हो गया 6। और कितनी कितनी रेड बॉल्स हमने सिलेक्ट करनी है वो होता है हमारा आर। 3 तो सिलेक्ट करनी है, 3 बॉल सिलेक्ट करनी है ना हर एक में से। अब देखो वाइट बॉल्स हैं, टोटल वाइट बॉल्स हमें कितनी दी हुई है 5, उसमें से कितनी वाइट बॉल सिलेक्ट करनी है 3। अब देखो टोटल ब्लू बॉल्स हमें दी हुई है 5, एन की वैल्यू 5 होगी, कितनी सिलेक्ट करनी है उसमें से 3, तो वो हमारा आर हो गया, एनसीआर आ गया। अब इनकी वैल्यू निकालो बस, आंसर आ गया। अब देखो इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई लगेगा या प्लस लगेगा। अब देखो यहाँ पे ना हमें एंड दिया हुआ ना मल्टीप्लाई ना एंड दिया हुआ ना और दिया हुआ। देखो हमें बोला हुआ इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हमें बोला हुआ हर एक तरह की हर एक कलर की बॉल में से 3 बॉल्स ऑफ सिलेक्ट कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 3 बॉल्स इसमें से भी सिलेक्ट करनी है एंड 3 बॉल्स इसमें से भी सिलेक्ट करनी है एंड 3 बॉल्स इसमें से भी सिलेक्ट करनी है। इस लाइन का मतलब ये है, देखो इस लाइन का मतलब ये तो कह रहा है, ये लाइन को ध्यान से समझा करो कि कहना क्या चाह रहा है। अगर कहता ना कि यू कैन सिलेक्ट थ्री बॉल्स फ्रॉम रेड, और कहता यहाँ से जैसे यहाँ पे लिखा होता है, इस लाइन की जगह लिखा होता है यू कैन सिलेक्ट 3 रेड बॉल्स और 5 वाइट बॉल्स और 5 ब्लू बॉल्स, तो हम यहाँ पे लगाते हैं प्लस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में और लिखा होता है तो हम हमेशा प्लस ही लगाते हैं। जब भी और नहीं लिखा होता ना, तो चुपचाप मल्टीप्लाई लगा दिया करो, हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया इस लाइन का मतलब ही एंड है, क्योंकि हमें 3 बॉल्स रेड में से सिलेक्ट करनी है एंड 3 बॉल्स व्हाइट में से सिलेक्ट करनी है एंड 3 बॉल्स ब्लू में से सिलेक्ट करनी है। एंड ही तो आ रहा है एक तरह से ये। बस आप इतना समझो कि अगर हमें और लिखा हुआ है यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, और नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई, चुपचाप मल्टीप्लाई लगा दो। अब एनसीआर का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन खत्म करो। दी एंड होने जा रहा है इस क्वेश्चन का। एनसीआर सबसे पहले इसमें लगाओ 6 का फैक्टोरियल अपॉन में आर कितना है 3 का फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, सही है। इंटू में 5c3 का फॉर्मूला लगाओ 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, इंटू में ये भी सेम ही है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, सही है। इनको सॉल्व करो, आंसर निकालो। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, सही है। अब इनको 6 को 3 तक ले जाओ, 5 को भी 3 तक, 5 को भी 3 तक काट दो, फिर इनको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल तक ले गया मैं इसको, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट हो जाएगा मेरा। अब इस 2 फैक्टोरियल को भी खोल दो, 2 इंटू 1 इंटू में 5 फैक्टोरियल खोलो 3 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट कर दूंगा, और ये 2 को भी खोल दो, 2 इंटू 1 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल से 3 कट और 2 इंटू 1 इसकी जगह आ जाएगा। अब जो और कट रहा है उसको काट दो, जैसे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये 2 थोड़ी ना आएगा यार, यहाँ पे तो 3 आएगा ना, क्यों आएगा यार। देखो आप खुद सोचा करो, मैंने कैसे पता लगाया मेरा आंसर गलत आ रहा है, कैसे पता लगाया मैंने कहा देखो सबको डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, मैंने कहा देखो इसका भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर का सेम आंसर आना चाहिए 2 इंटू 1। इसका 2 इंटू 1 कैसा आ रहा है, मैंने फिर ऊपर गया, मैंने कहा कुछ ना कुछ गलती हुई है, 6 माइनस 3 तो 3 होता है ना, तो 3 का फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, 3 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे इंटू 1, सही है। अब इसको काट दो, 3 2 जा और 2 से 2 गया,
अब तो बस इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। 2 2 ज़ा और ये 2 2 ज़ा, और कुछ तो नहीं बचा ना। ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये भी आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20। तो आंसर कितना है? 2000 हमारा आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन 5 भी हो गया कंप्लीट।